कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें 98 क्वेश्चन इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में से सीधे सीधे आपको देखने को मिले थे, लेकिन जो ये 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था ये सारे पेपर कैंसिल हो गए हैं। 2 से 3 महीने बाद ये पेपर वापस होने हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा जो भी 17 तारीख को पेपर हुआ था उसमें इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में से किस पेज में से कौन सा क्वेश्चन आया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला नहीं है। आगे एग्जाम है तो इसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स खरीदने हैं और इनमें से आपका सिलेक्शन पक्का करना है, क्योंकि इसमें से अगर 98 क्वेश्चन सीधे सीधे आए, अगर आप यही क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर था। तो कौन सा क्वेश्चन किस पेज में से कहाँ से आया उसको अपन एक बार देख लेते हैं। इसके आगे अपनी रणनीति क्या रहेगी इस पर भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, एक 62 नंबर क्वेश्चन था अपने पेपर के अंदर, 62 नंबर। इसके अंदर क्या आया था क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहली चीज तो इस क्वेश्चन में 2 चीजें आप ध्यान रखना, एक तो स्थायी या अस्थायी अध्यक्ष के बारे में नहीं पूछा है, केवल अध्यक्ष के बारे में पूछा है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर सचिनानंद सिन्हा ऑप्शन होता तो वो राइट ऑप्शन होता, उस स्थिति के अंदर अगर वो नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों चीजों को इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में आपको अच्छे से कवर करवाया हुआ है, कहां पर है वो देख लेते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के पेज नंबर 3 जो पॉलिटी की बुक है उसका जो पेज नंबर 3 है वहां पर ये उद्देश्य प्रस्तावनाओं से हेडिंग है, उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो अस्थायी अध्यक्ष है वो तो वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को बनाया गया है, और जो स्थायी अध्यक्ष है वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। तो ये चीज यहीं से पूछी गई है और इसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन कौन सा है जो अपने नोट्स में से सीधा सीधा देखने को मिला है, एक क्वेश्चन था प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। इसका राइट ऑप्शन था हरिसेन। ठीक है, अपने नोट्स में ये कहां पर मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा पेज नंबर 133 133 पेज नंबर 133 पर आपको एक हरिसेन नाम से हेडिंग मिलेगी अलग से, और इसमें लिखा हुआ है हरिसेन है वो समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था, हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ पर जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन भी किया गया है, क्योंकि जो इन्फ्यूजन नोट्स के आपको नोट्स मिलते हैं उनके अंदर प्रत्येक चीज को डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल के माध्यम से समझाया गया है, और प्रत्येक चैप्टर के अंत के अंदर आपको एक सारांश टेबल भी मिलेगी जिसके माध्यम से आप कुछ ही मिनटों में कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। तो ये प्रयाग प्रशस्ति के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है, तो ये पहले से ही इन्फ्यूजन नोट्स ने बताया था कि इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर आई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है। तो आप सब जानते हो कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन्फ्यूजन नोट्स का आप 79 नंबर पेज 79 नंबर पेज जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर चिल्का झील का आपको हेडिंग मिलेगा। ठीक है, चिल्का झील यहाँ पर लिखा हुआ है, चिल्का झील, और इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। ये खारे पानी की एक लैंगून झील है। ठीक है, तो ये लाइन एग्जाम के अंदर आई थी सीधी सीधी अपने नोट्स में से। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट ऑप्शन था वो था पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। ये चीज अपने नोट्स में एज इट इज लिखी हुई थी, कहां पर लिखी हुई थी वो मैं आपको कवर करवा देता हूं। पेज नंबर 50 को जब आप ओपन करोगे अपने नोट्स में जो जीके की बुक है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू है। ठीक है, और यही चीज क्वेश्चन के अंदर लिख रखी है, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी, दोनों चीजें दे रखी है अपने नोट्स में भी, दोनों चीजें दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको इंग्लिश के अंदर भी मेंशन कर रखा है। तो प्रत्येक चीज अपने इस नोट्स में से आई है। आगामी ये जो एग्जाम है वो अब कैंसिल हुआ है, वापस एग्जाम होने वाला है। आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर आप मात्र ये 3 बुक खरीद के अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको क्या देंगे, ये जो 3 बुक का सेट मिलेगा इसके अंदर आपको कुछ चीजें एडिशनल भी मिलेगी। क्या मिलेगी, जब भी आप इस पैकेट को खोलोगे सबसे पहले एक मैनेजमेंट शीट मिलेगी, वो हमने इसी बार ऐड की है। उसका कारण क्या है, एग्जाम कैंसिल हुआ है, एग्जाम वापस होना है, तो उसके लिए टाइम कम है। हम मैनेजमेंट शीट के अंदर आपको सारे सिलेबस को एक जगह लिख के देंगे और उसके अंदर हम आपको कॉलम बना के देंगे। उन कॉलम में क्या होगा कि आप अगर इस टॉपिक को पढ़ते हो तो इसमें से ये क्वेश्चन आने की संभावना है, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका इतना प्रतिशत सिलेबस कवर हो जाएगा, जिससे कि आप अपना सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कवर कर पाओगे। वो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। इसके अलावा आपको
जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए अलग से पैसे नहीं लगाने हैं, टेस्ट सीरीज भी हम साथ में देंगे, क्योंकि ये जो पेपर हो गए इनको भी हम इंक्लूड करेंगे उस टेस्ट सीरीज के अंदर, अपडेट कर देंगे वापस। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे, वो भी अपनी क्लास में से सीधे सीधे मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं, तो अपनी डेली करंट अफेयर नाम से यूट्यूब पर एक क्लास आती है, जिसके अंदर उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उनमें से सारे क्वेश्चन करंट के पूछे गए थे। आगे भी अगर पेपर, क्योंकि अब वापस बनेगा पेपर, पहले तो बोर्ड को पता नहीं था कि पेपर आउट होगा या कैंसिल होगा, पेपर वापस बनेगा तो नया करंट अफेयर उसमें पूछा जाएगा, उसके लिए आप डेली क्विज कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की क्लास जरूर कवर करना, उनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन था, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। आप जानते हो इसको विटिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। कहां पर दे रखा है, पेज नंबर 85, जो अपने नोट्स का पेज नंबर 85 है, उसमें यहां पर आपको विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, साइंटिफिक नाम लिखे हुए हैं, जिसके अंदर जो ओरोपोनिक है यानी पौधों को हवा में उगाना ओरोपोनिक कहलाता है, एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोलते हैं, और क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा गया था। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये विटिकल्चर ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति थी। तो ये महाकवि कालिदास की थी, महाकवि कालिदास ने लिखी थी कुमार संभवम, ठीक है। कहाँ पर दे रखा है, तो ये अपने इन्फ्यूजन नोट्स का एक नोट्स का पेज है, जिसके नीचे 135 नंबर पेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 135 नंबर पेज में यहाँ पर कालिदास नाम से आपको हेडिंग मिलेगी, जहाँ पर जो कालिदास की ये कुमार संभव स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखी है, यही एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। अब ऋतु संहार, मेघदूत आगे वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इनको आप कवर कर लेना, आसपास की सारी चीजें मिल जाएगी। और ये कुमार संभव जो एग्जाम में आई थी वो यहाँ पर कालिदास की हेडिंग पे यहाँ पर है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो 135 नंबर पेज पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या पता ये आप रियल बता रहे हो या कैसा क्या है, तो जिन बच्चों ने इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स खरीदे हैं वो अपने पेज नंबर यहाँ से नोट कर ले, 135 नंबर पेज पर ये चीज लिखी हुई है, जो कि आपके नोट्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो जो 23 अप्रैल है, इस दिन अपन विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को, ठीक है। कहाँ पर लिख रखा है अपनी पुस्तक में, 239 नंबर पेज आपको ओपन करना है, कितना 239 नंबर पेज, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखना है पंचायती राज दिवस लिखा हुआ है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस लिखा है, वहाँ पर ही ये जो विश्व पुस्तक दिवस है वो भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है 23 अप्रैल, और राइट ऑप्शन भी इसका 23 अप्रैल है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ठीक है। तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पर लिखा हुआ है, तो अपने नोट्स के पेज नंबर 251 आपको निकालने हैं, ठीक है। 291 में यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम से आपको एक हेडिंग मिलेगी, ठीक है, WHO नाम से, और यहाँ पर 26 नंबर पॉइंट आप देख लेना, वहाँ पर जिनेवा स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, जो कि मुख्यालय है। ये आप कैसे मानोगे कि सर ये मुख्यालय, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय दे रखे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आया है। जो बाकी के मुख्यालय हैं इनमें से क्वेश्चन आ सकता है वापस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, सूरा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जो सूरा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा गया है। ये केवल बाकी की चीजें क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग के लिए दी गई है, और इसका राइट ऑप्शन है बलिया। बलिया जिले के अंदर स्थित है सूरा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य। कहाँ पर मिलेगा, तो ये अपना नोट्स का पेज नंबर 223 जब आप देखोगे तो इसके अंदर 23 नंबर हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है सूरानाल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। बलिया के अंदर है, 34 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर आपको गीदड़, नेवला, नीलगाय और विभिन्न प्रवासी पक्षी मिलेंगे। इन चीजों को भी हमने मेंशन किया है। अगर क्वेश्चन को पिछली बार की तरह अगर लेंथी बनाने की कोशिश करेंगे तो भी अपने इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था 79 नंबर क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन 79 नंबर किसमें से बता रहे हो, तो 17 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका पेपर कोड आप देखना FK3 जो पेपर कोड है, उस पेपर कोड के क्वेश्चन क्रम में आपको बता रहा हूं। आपके पास हो सकता है अलग सीरीज का पेपर आया होगा, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देख लेना, लेकिन क्वेश्चन यही थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो भदोई है वो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जो कालीन की बुनाई है वो भदोई उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, और ये अपन ने अपने नोट्स के अंदर दिया था। कहाँ पर दिया था, तो अपने नोट्स का पेज नंबर 235 जब आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पर एक आपको एक टेबल दे रखी है, जिसके अंदर प्रमुख उद्योग और वो कौन कौन से शहरों में वो चीजें लिखी हुई है। वहां पर आपको सबसे नीचे भदोई दे रखा है,
और ये कारपेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कारपेट उद्योग है वो भदोही के अंदर है। यही क्वेश्चन पूछा था। कालीन बुनाई बुनाई या कालीन बुनाई कहाँ गया, ये रहा। जो कालीन बुनाई है वो कहाँ पर होती है, भदोही के अंदर होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा अपने नोट्स में से ये क्वेश्चन भी आपको मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा था। और जो अशोक है, अशोक का जो वृक्ष है वो यूपी का राज्य वृक्ष है। ठीक है, कहां पर दे रखा है सर आपने, पेज नंबर 198 देखोगे आप, जो अपने नोट्स हैं उनमें पेज नंबर 198 जब आप ओपन करोगे वहां पर एक आपको इंडेक्स दे रखी होगी, जहां पर राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय खेल की बात की गई है। इसके अंदर जो राजकीय वृक्ष है उसके आगे अशोक स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, इनको यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो सारी चीजें, यह चीज इंपॉर्टेंट थी इसलिए इसको रिवाइज की दृष्टि से हमने इंडेक्स के माध्यम से आपको दिया था, आपको ध्यान रखना है सारी चीजों को। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लाइन को आप याद कर लेना, कोई भी एग्जाम में वापस आपसे पूछा भी जा सकता है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किन्होंने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किन की सहायता से की थी? तो वो की थी डॉक्टर एनी बेसेंट, मैडम एनी बेसेंट है, उनकी सहायता से पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये चीज़ हमने इसी भाषा में लिखी है, जिस भाषा में क्वेश्चन में पूछी गई है उसी भाषा में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? पेज नंबर 228, अपने नोट्स के पेज नंबर 228 पर, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एरो लगा रखा है वहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, जिसको मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर आप देख लो। 1998 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। तो दोनों का नाम स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है। इससे कोई भी स्पष्टीकरण किसी भी बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, किसी भी नोट्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, जिनको अपन ब्रजभूमि के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर लिखा आपके नोट्स में सर? तो ये इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स है जो आपके पास है, इसके पेज नंबर 203 पर यहाँ पर हमने एक मथुरा हेडिंग लगाई है। क्या हेडिंग लगाई है? मथुरा हेडिंग लगाई है। ठीक है, इस हेडिंग को यहाँ पर बढ़ा करके आपको दिया गया है। क्या है? मथुरा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा है। इसे कृष्ण नगरी या पंडों की नगरी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज स्पष्ट शब्दों में अपने नोट्स में मिली थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है सिकंदरा। सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा बना हुआ है। ये चीज हमने स्पष्ट नोट्स में दी है। कहाँ पर दी है? आप इन्फ्यूजन नोट्स के 205 नंबर पेज को जब आप देखोगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर हमने एक अलग से हेडिंग बनाई है, उसको अंडरलाइन किया है, उसको बोल्ड किया है। इसका मतलब बच्चे को समझ आना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है। सिकंदरा लिखा है। सिकंदरा आगरा के समीप स्थित सिकंदरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के कारण प्रसिद्ध है। इससे अच्छा स्पष्टीकरण आप क्या चाहते हो? कि ये हेडिंग है सिकंदरा, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, हमने इसको बोल्ड कर दिया है। इसके नीचे हमने लिख दिया है कि जो सिकंदर अकबर है इनका मकबरा बना हुआ है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा कंटेंट और क्या हो सकता है? आप देख सकते हो कंटेंट का लेवल। तो आगामी एग्जाम के अंदर अब बात की जाए रणनीति की, रणनीति ज़्यादा आपको कुछ नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है। 3 बुक है, आपको कैसे पढ़नी है वो सारा शेड्यूल हम आपको मैनेजमेंट शीट के माध्यम से भेज देंगे। आप ये बस 3 बुक पढ़ लेना। इस बार 98 क्वेश्चन, इतना हार्ड पेपर होते हुए भी 98 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और इस बार जो आगामी जो एग्जाम होगा इसके अंदर मैं आपको वादा करता हूं कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर पेपर आउट भी होता है ना तो भी 100 से अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्शन में हो। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको ध्यान रखना है, इन नोट्स को प्रकृति ने आपको दूसरा मौका दिया, आप ऐसा मान लो। दूसरा मौका कैसे दिया है? पहली बार एग्जाम हुआ, आपने इन्फ्यूजन के नोट्स नहीं खरीदे, आपने अलग अलग बुक्स पढ़ी जिनके अंदर आपके पैसे भी वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ। जब आपने पेपर दिया, पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं बने, तो सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल गई थी। लेकिन प्रकृति ने दूसरा मौका दिया है, या जो पेपर चोर है उन्होंने दूसरा मौका दिया है। तो आप समझ जाना, आपको अपना फोकस एकदम स्टडी पे रखना है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। पेपर हो गए तो आपको कुछ आइडिया भी हो गया। जो नए बच्चे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कैसा क्या पेपर का लेवल रहेगा, और ये कंटेंट पढ़ लेना आप। तो ये 3 बुक पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अब आपका ये सवाल होगा कि सर हम नोट्स को खरीदे कैसे? तो इनको खरीदने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो अपनी www.infusionnotes.com नाम की एक वेबसाइट है, जिसको आप गूगल पे जाके सर्च करके वहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा
ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक डलवा देंगे। इसके अलावा कुछ व्हाट्सअप नंबर है जिन पे आप कांटेक्ट करोगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपसे एड्रेस लेगी, उसके बाद आपको कोरियर करवा देगी पार्सल। तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए वो जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। जीएसटी इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन कर रखा था, तो हमने नोट्स में अलग से देने की कोशिश की है। ठीक है, इसका राइट आंसर है वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी के अंदर क्या होता है, जो वस्तु और सेवा होती है उस पर केवल मात्र एक प्रकार का कर लगता है, ना कि अलग अलग प्रकार के कर लगते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके अंदर गलत ऑप्शन होगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। अगर आपने पकड़ लिया तो इस क्वेश्चन को आपने सही किया होगा। इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में 193 नंबर जो पेज है इसके अंदर यहाँ पर हमने एक अलग से जीएसटी हेडिंग लगाई है, इसको भी बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है। इसके दूसरी लाइन में हमने लिखा है जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक एकीकृत कर है। इसके अंदर ये चीजें हमने स्पष्ट लिखी है। यही इस ऑप्शन के अंदर पूछा गया है कि ये कई प्रकार के कर है। नहीं भाई, हमने नोट्स में दिया है ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, एकीकृत कर है। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक अपने नोट से गलत हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अपने नोट्स में से सीधा सीधा आपको यहाँ से देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। जो टका है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। ये सारी चीजें आपको कहाँ से कवर होगी, जब आप डेली करंट अफेयर की क्लास लोगे तो उसके अंदर जैसे बांग्लादेश को लेकर एक क्वेश्चन आ गया, जनरली अपन एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं। जैसे आज बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बना है। ठीक है, तो उस दिन हम जब बांग्लादेश पढ़ाएंगे या क्वेश्चन के अंदर बांग्लादेश शब्द कहीं भी मेंशन करेंगे तो हम उसका स्टैटिक्स जी के साथ में करवाते हैं। स्टैटिक्स जी के में हम क्या करवाते हैं, जैसे ये बांग्लादेश है, कौन से महाद्वीप में है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है। ठीक है, और इसका भी वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वो सारी चीज़ें हम साथ में कवर करवाते हैं। इसको लेकर कोई विशेष स्थल है जो भी इन दिनों सुर्खियों में है उसको भी साथ में अपन मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ें एक आधा क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में ऐसा आता है जिसको अपन उस करंट अफेयर की क्लास के माध्यम से कवर कर सकते हैं। टका है वो बांग्लादेश के मुद्रा है, कहाँ दे रखी है, तो हमने सारे देशों की जो देश है उनकी राजधानी है और उनकी मुद्राएं हैं उनको एक इंडेक्स के माध्यम से देने की कोशिश की है। ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पर श्रीलंका के नीचे बांग्लादेश लिख रखा है, जिसकी जो राजधानी है वो ढाका है, मुद्रा है टका। ये चीज़ लिख रखी है और ये क्वेश्चन यहीं से आया था। इसको आप जूम आउट करके भी देख लो, बांग्लादेश, ढाका और टका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतार का संस्थापक था। कौन था, तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये चीज़ें कहाँ पर है आपके नोट्स में सर, तो ये हमारे नोट्स में आप पेज नंबर 177 को ओपन करोगे। कितने, 177 नंबर पेज को ओपन करोगे। यहाँ पर जो एरो दे रखा है इस एरो के पास आपको ये शब्द मिलेगा और इसको बड़ा करके देखना हो तो इसको यहाँ से पढ़ लेना। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। क्वेश्चन के अंदर भी तो यही पूछा है। सेम एज इट इज क्वेश्चन मिले हैं, कहीं भी आपको कोई भी टॉपिक इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम डिटो लाइन मिली है। आप जो 98वां क्वेश्चन में जो आपको बता रहा हूँ वो तो सेम डिटो मिली है। अगर अगल बगल के क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 120 बैठ रहे हैं, लेकिन 98वां क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट अपने नोट्स में से मिले हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा टेक्निकल इश्यू आया है, इसको अपन कवर करते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। जो सफेद प्रकाश की तरंग होती है वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है, तो आप सब जानते हो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसको विपकोर के नाम से अपन जानते हैं। सारी चीज़ें हमने मेंशन कर रखी हैं। आप साइंस की बुक में 188 नंबर पेज को जब उठाओगे, ठीक है, उसके अंदर आपको एक प्रकाश नाम से ऐसा पैराग्राफ मिलेगा। उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है प्रकाश के 7 रंग होते हैं, जिसको हम सामान्यतः समझने के लिए विपकोर कहते हैं। और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था, जिसको आप इस पेज में यहाँ पर देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो बिहार के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, बिहार के अंदर होता है। अपने नोट्स में आप पेज नंबर 75 निकालोगे, यहाँ पर सोन नदी लिखी हुई है, इसके आगे एक गंडक नदी मिलेगी। गंडक नदी पर यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाल धौलागिरा में माउंट एवरेस्ट से इसका उद्गम होता है तथा ये अंततः सोनपुर बिहार में गंगा में मिल जाती है। तो सोनपुर मेला कहाँ लगता है, बिहार के अंदर लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और मैंने आपको बताया भी था, इसको आप इंपॉर्टेंट मैंने लिखवाया था नोट्स के अंदर, इसको 3 स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपने नोट्स के पेज नंबर 68 पे आप जब जाओगे तो यहाँ पर
दंडकारण्यम का पठार लिखा हुआ है, ठीक है। दंडकारण्य का जो पठार है इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण छत्तीसगढ़ व उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में इसका विस्तार है। और जो ये बेल के कुबड़ का आकार का इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो ये हमने इसकी एक फोटो भी बनाई है, फोटो बना के सारी चीजें लिखी है कि ये बेल के कुबड़ के आकार का है। इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको NALCO बोलते हैं, उसका पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वह है भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय है। कहाँ पर दिया है हमने? तो ये हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाम से एक अलग से हेडिंग डाली है, जिसको हमने बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है। उसके आगे उस कंपनी के बारे में जितनी भी चीज़ें थी उनको अच्छे से मेंशन किया है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण, नोटबंदी को विमुद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3। आपको याद होगा मोदी जी ने 8 तारीख को बोला था 8 बजे की पुराने नोट नहीं चलेंगे, तो उसको नोटबंदी बोलते हैं, विमुद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पर मिलेगी? हमने यहाँ पर एक हेडिंग दी है, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। हम कोई भी हेडिंग देते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चा नोट्स पढ़ता है ना कि उसको कोई टीचर पढ़ाता है, तो सबसे पहले हम उस नोट्स को पृष्ठभूमि के माध्यम से उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव लिखा है, तो हमने पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाई है। पृष्ठभूमि में हमने ये चीज़ें लिखी हैं, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी या विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। अब बताओ आपको क्या चाहिए? नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ लिखी है और ये अपने सीधे सीधे एग्जाम में आई थी। इसका इंग्लिश भी लिखा था, हमें लगा ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी हमने इंग्लिश भी लिखने की कोशिश की है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण या नोटबंदी, ये एग्जाम के अंदर साफ साफ क्वेश्चन आया था। इसके अंदर नोटबंदी राइट ऑप्शन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आप, अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आती है, आप यूपी पुलिस में लगते हो, तो आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा था। वो भी आपको क्या करना है, वो भी इन्फ्यूजन नोट्स ने आपको बता दिया है। इन्फ्यूजन नोट्स के आप पेज नंबर 281 281 को जब आप देखोगे गौर से, तो इसके अंदर यहाँ पर मानवाधिकार नियम के तहत निम्नलिखित कारणों के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी माना गया है, और वो तीनों ऑप्शन जो आए थे, जो रॉन्ग ऑप्शन थे, वो तीनों इसके अंदर मेंशन्ड है। तो आप इसके माध्यम से उस क्वेश्चन को आसानी से कवर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, पूर्व और उत्तर के बीच दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हिंदी के क्वेश्चन है। हिंदी के अंदर अपना रिकॉर्ड जो पिछली बार आता वही रहा है। हिंदी हमेशा इन्फ्यूजन नोट्स की अच्छी रही है। आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आप कोई से भी एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी में हमेशा क्वेश्चन इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में से आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, ठीक है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को अपन क्या बोलते हैं? तो ईशान बोलते हैं, ईशान दिशा बोलते हैं। सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जनरल इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, वैसे भी ये क्लास आप देख रहे हो तो 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। जो पूर्व और उत्तर है, पूर्व और उत्तर कौन सी हुई? ये पूर्व हुई और ये उत्तर हुई। इनके बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान दिशा बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन हिंदी में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन ज्योग्राफी टाइप लग रहा है, तो ईशान था इसका राइट ऑप्शन। हमने यहाँ पर हमारे नोट्स में 97 नंबर पेज हिंदी का, ये हिंदी की बुक में देखोगे आप 97 नंबर पेज, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसको हमने बड़ा किया है। यहाँ पर पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान दिशा बोलते हैं। और क्या चाहिए आपको? अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है? राइट ऑप्शन था, शशधर का मतलब चांद होता है और शशिधर का मतलब शिव होता है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा सर? दोनों हमने पास पास दिया है। हमें पता था ये एग्जाम में आएगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए हमने क्या दिया है, 93 नंबर पेज आप देखना, दोनों शब्द आपको पास पास मिल जाएंगे। बड़ा करके देख लो, शशिधर का मतलब शिव होता है, शस्त्र का मतलब चंद्रमा होता है। क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही पूछा है, शस्त्र का मतलब चांद या चंद्रमा, शशिधर का मतलब शिव। अब बताओ आपको कोई भी, मतलब हमारे जो नोट्स बनते हैं ना, उसके अंदर एनसीईआरटी हो गई और जो अलग अलग बोर्डों की बुक हो गई, पुराने पेपर हो गए, सारी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करते हैं, इसीलिए आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसके अंदर संबोधन कारक है, ठीक है। संबोधन कारक है, संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है, संबोधन कारक है। कहाँ पर मिलेगा? तो अपने हिंदी के नोट्स में आप 115 नंबर पेज देखना, संबोधन कारक नाम से आपको एक हेडिंग मिलेगी, ये रही। इसके अंदर हे और अरे लिखा हुआ है। हे भगवान, ये स्लेश लगा हुआ है, हे भाई स्लेश लगा हुआ है, हे बहनों स्लेश लगा हुआ है, बच्चों स्लेश लगा हुआ है, लड़कियों स्लेश लगा हुआ है। अब बताओ आप इसमें क्या है? हे ईश्वर स्लेश लगा दया करो,
संबोधन कारक। अच्छे से सारी चीजों को हमने संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप में किसी को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, संबोधन कारक कहलाता है। अरे सुनो श्लेष दे रखे, यहां से ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो जलादि है, काज, काज तद्भव शब्द है, ठीक है। काज शब्द तद्भव शब्द है, तो अपन देख लेते हैं। ये इन्फ्यूजन नोट्स के हिंदी के नोट्स है, जिसमें ये 48 नंबर पेज है, ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्द लिखे हुए हैं अच्छे से, और ये कार्य को काज या कार्य बोलते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द पूछा था, तो ये तो है तद्भव शब्द, मैं बता देता हूं। ये तो है तत्सम शब्द, और ये इनके सामने जो लिखे हुए हैं उनके तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछा था, तो इधर वाले शब्द में से आपको तद्भव मिलते हैं। तो काज या कारज जो है वो कार्य का तद्भव शब्द है, और ये इसके अंदर अच्छे से मेंशन कर रखा है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है, ऑप्शन नंबर 4 नव्य और जो सवर्णकार है इसका राइट ऑप्शन था। आप अपने नोट्स में कहां पर मिलेंगे? तो जो नव्य जो है, इधर मैंने क्या बताया था आपको, तत्सम है और इधर तद्भव है। तो नव्य और नक्षत्र, नक्षत्र को नखत बोलते हैं, नव्य को नया बोलते हैं। इसी प्रकार पेज नंबर 43 देखना आप, 43 पर सवर्णकार लिखा हुआ है। तो ये अपने एग्जाम्पल में से सीधे सीधे एग्जाम में मिले थे। अगला क्वेश्चन, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो कमल, कमल के जो जलद हो गया, नलिन हो गया, राजीव हो गया, वो सारे कमल के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अपने नोट्स में कहां पर मिलेंगे? अपने नोट्स में आपको 2 पेज देखने हैं, एक तो 67 नंबर पेज देखना है और एक 68 नंबर पेज देखना है। इन पेजों में यहां पर लिख रखा हुआ है नलिन, कमल के आगे नलिन लिखा हुआ है, और 67 नंबर पेज में यहां पर नीरज लिखा हुआ है, जलज लिखा हुआ है, कमल लिखा हुआ है, राजीव लिखा हुआ है। और यही दोनों इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर थे, नलिन और राजीव। तो आपको इसमें से अलग से क्या देखना है, सारी चीजें अपने नोट्स में से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण, कहां पर मिलेंगे? तो अपने नोट्स के 58 नंबर पेज को देखना, जो कि हिंदी की बुक है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर आपको एक हेडिंग मिलेगी, क्या कहाँ, जैसे कि क्या कहाँ कब कैसे क्यों कौन किसका किसकी किसके, ये किसके उदाहरण है? तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये पैराग्राफ यहाँ से बढ़कर यहाँ आगे शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपने में से आया था। मदिरालय शब्द में के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय के अंदर कौन सा संधि विच्छेद है, वो अपन को सही कौन सा है वो अपन को सिलेक्ट करना था। मदिरा प्लस आल्य, ठीक है। ए प्लस आ मिलकर आ बनता है, संधि का जनरल सा नियम है, आप जानते हो, ठीक है। इसी नियम से ये बना है मदिरा प्लस आल्य, मदिरालय। कहाँ पर लिखा हुआ है? जो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ी होगी जब आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी की होगी। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए ई उ के बाद समान ह्रस्व स्वर ए ई उ या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ए के बाद अगर ए आए तो आ हो जाता है, ठीक है। ए के बाद अगर आ आए तो भी आ हो जाता है। ई के बाद अगर ई आए तो भी ई हो जाती है। ई के बाद अगर बड़ी ई आए तो भी ई हो जाती है। ऊ के बाद अगर ऊ आए तो ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। इसी संधि के नियम से काम कर रहा था। मेघ प्लस आल्य मेघालय। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? मेघ प्लस आल्य हमने एग्जाम दे दिया, मदिरालय पूछा है, मदिरा प्लस आल्य इसका राइट ऑप्शन है। इससे अच्छा स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को अपन उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। कहां पर लिखा हुआ सर आपके नोट्स में ये चीज? तो चैप्टर नंबर 25 विराम चिन्ह के नाम से आपको हेडिंग मिलेगी, पेज नंबर 132 देखोगे, ठीक है। वहां पर आपने सर इस चीज को कैसे लिख दिया? 8 नंबर पॉइंट को आपको देखना है, वहां पर लिखा हुआ है अवतरण चिन्ह स्लेश उद्धरण चिन्ह स्लेश अपविराम। अपविराम इसके बाद पूछ सकते हैं। तो उद्धरण चिन्ह यहाँ पर हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, हाईलाइट इसको और किया है, बोल्ड इसको और किया है, और क्या किया जाए? अगला क्वेश्चन, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य के अंदर प्रेरणार्थक क्रिया है। इस वीडियो से आपको भी एक प्रेरणा लेनी है। अगर आपको भी किसी को चिट्ठी लिखनी है और आप चाहते हो कि आपकी चिट्ठी का प्रॉपर जवाब मिले, तो इसके लिए आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर करना होगा। और वो कैसे होगा
उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा इधर उधर की चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी है आपको, केवल आप इन्फ्यूजन नोट्स की एक प्यार भरी चिट्ठी पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अगर इस चिट्ठी को आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो आपके पास फिर वो दिल बनी हुई चिट्ठियाँ भी आनी शुरू हो जाएगी, वरना कहीं लोगों की चिट्ठियाँ क्या दिल टूट जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट के अंदर आहट प्रत्यय है। चिल्लाहट के अंदर आहट प्रत्यय है। हिंदी की बुक में आप 39 नंबर पेज देखना, 39 नंबर पेज देखना, यहाँ पर हमने आहट प्रत्यय को लिखा है। ठीक है, गड़गड़ाहट, जगमगाहट, बनबनाहट, इसी प्रकार यहाँ पर चिल्लाहट और ये आहट प्रत्यय इसके अंदर लगा हुआ है। हो गया आपके क्लियर? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके अंदर अभि उपसर्ग है। अभिभाषण के अंदर अभि उपसर्ग है। ये कहाँ पर मिलेगा? चैप्टर नंबर 5 देखना आपको हिंदी बुक के अंदर, 32 नंबर पेज को आपको ओपन करना है और यहाँ पर अभि का मतलब होता है सामने या पास। ठीक है, अभिज्ञ, अभिज्ञान, अभिनय, अभिन्यास, अभिप्राय, अभिभाषण में भी अभिभाषण ही था। अभिभाषण शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। कैसे है? ये हमने अभि उपसर्ग लिखा है, ये हमने एग्जाम्पल दिए हैं जिसके अंदर हमने अभिभाषण को स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको पढ़ने में? अगला क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अत्यधिक कंजूस होना, जिसको मक्खी चूस भी बोलते हैं, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, हमने कहाँ पर दिया है? हमने यहाँ पर सारे मुहावरे और लोकोक्तियों के एग्जाम्पल दिए थे अपनी बुक के 142 पेज पर। ठीक है, किस पर? 142 नंबर पेज में। यहाँ पर 142 नंबर पेज आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर हमने लिखा है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। सेम सा सेम आया है, अत्यधिक कंजूस होना या बहुत कंजूस होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध रौद्र रस का। ठीक है, कहाँ पर लिखा है सर आपने ये? तो ये इन्फ्यूजन नोट्स के हिंदी के नोट्स की बुक में आप 147 नंबर पेज को जब इस पैराग्राफ को देखोगे तो यहाँ पर रौद्र रस नाम से एक हेडिंग लगाई हुई है जिसको हमने बोल्ड किया है। उसके अंदर हमने क्या लिखा है? 5 नंबर के अंदर रौद्र रस को आप देखोगे, रौद्र रस की परिभाषा व अर्थ है शत्रु या दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों की निंदा सुनकर चिंते में एक प्रकार का क्रोध उत्पन्न करता है, जिसे रौद्र रस कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर तो पता नहीं कितना शॉर्ट में पूछा है, हमने तो पूरा परिभाषा के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उदाहरण हमने और दिए हैं। ठीक है, तो उदाहरण के साथ कोई चीज़ अगर आपको स्पष्ट शब्दों में मिल रही है, रौद्र रस का मतलब आपको मिल रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं कर पाओगे? इससे अच्छा डिलीवरेशन कुछ हो नहीं सकता है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये हिंदी का सबसे डीप क्वेश्चन था, यानी सबसे गहरा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल स्टूडेंट करते हैं और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी भी मेरिट डिसाइड नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, वो आपको कंपटीशन में लाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल इन्फ्यूजन नोट्स के विद्यार्थी कर पाते हैं, वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो ये तीसरी क्वालिटी का क्वेश्चन था कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। जो हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हैं ना, वो भी इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपने इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स खरीदे हैं। इन्फ्यूजन नोट्स ने ऐसा क्या कर दिया? तो हमने पेज नंबर 151 के अंदर नीचे एक पैराग्राफ लिखा है, वहाँ पर 5 नंबर हेडिंग सोरठा लगाई है, जिसको हमने हाईलाइट किया है। इसके अंदर हमने क्या लिखा है? 13 मात्राएं होती हैं, और इसके अंदर जो 13 है ये राइट ऑप्शन है। और बताइए और क्या चाहिए आपको? अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझो। 3 महीने आपको ये नोट्स और पढ़ने हैं, इसके बाद में इन नोट्स की जगह आपके पास बहुत सारे लेटर आएंगे, उनको पढ़ने हैं, मतलब ज्वाइनिंग वगैरह के लेटर आएंगे, आप वो लेटर की भी अपेक्षा मत करो। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा। उपमा जो अलंकार है उसके अंदर समान धर्म का होना अनिवार्य है। कहाँ पर लिखा हुआ है ये सर? ये लिखा हुआ है इन्फ्यूजन नोट्स के हिंदी के नोट्स के पेज नंबर 154 को जब आप देखोगे, इसके अंदर यहाँ पर उपमा अलंकार दे रखा है। उसके अंदर लिखा है, पहला शब्द हमने क्या लिखा है? समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला हमने यही लिखा है समान धर्म, और क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा है, समान धर्म का होना अनिवार्य है कौन से अलंकार के अंदर? उपमा अलंकार के अंदर। अब बताइए,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वे बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पेछानिए। वे बाजार जा चुका है, इसका मतलब आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल इसके अंदर काल है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पर है? आसन भूतकाल और उसकी पहचान, हमने एक हेडिंग दी है, आसन भूतकाल और उसकी पहचान। धातु में या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आसन भूतकाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है? चुका है आया है ना, तो क्या चाहिए आपको इससे ज़्यादा? ऑप्शन नंबर जो हेडिंग नंबर 2 है, इसको हमने हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, सब कुछ किया है। एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं, श्याम खाना खा चुका है, यहाँ पर वे बाजार जा चुका है, हम सब 68,500 से बाहर हो चुके हैं। अब बताइए अगला क्वेश्चन, राम अभी सोएगा। राम अभी अकेला सोएगा क्योंकि राम ने अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक नहीं किया है, एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब इन्फ्यूजन नोट्स का नोट्स पढ़ेगा राम, और उसके बाद राम सोएगा कि नहीं सोएगा आगे की कहानी है। राम अभी नहीं सोएगा क्योंकि इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स पढ़ेगा। इस वाक्य के अंदर कौन सा वाच्य है? तो कर्तवाच्य है, ठीक है। कर्तवाच्य कहाँ पर दिया है सर आपने? तो 121 नंबर पेज पर कर्तवाच्य नाम से आपको एक हेडिंग मिलेगी। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते, तो उसे कर्तवाच्य बोलते हैं। लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती हैं। इसी प्रकार राम अभी सोएगा, सोने का जो संबंध है वो सीधा राम से है, क्योंकि राम सोएगा तो राम की नींद कंप्लीट होगी, राम एंजॉय करेगा नींद को, तो सीधा संबंध सोने का राम से है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कर्तवाच्य है, और ये चीजें हमने स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दी है। अगला क्वेश्चन, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना तिल का ताड़ बनाना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी कोचिंग के अंदर कोचिंग कर रहे होंगे, आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर आपको इतना मैटर पढ़ा दिया जाएगा, कोई भी चीज़ होगा उसका तिल का ताड़ बना दिया जाएगा कि आप ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, बड़ा चढ़ा के पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम में वो नहीं आता है। एग्जाम के अंदर सीधी सीधी चीज़ें आती है एग्जाम के अंदर कि आपको बस ये पढ़ना है, इतना पढ़ने से अपना काम हो जाएगा। तो आपको एग्जाम की तैयारी को तिल का ताड़ नहीं बनाना है, सीधी सीधी भाषा में पढ़ना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 3 है। और इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में आप 137 नंबर पेज पर यहाँ पर तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा देना, लोकोक्ति का अर्थ है, और ये हमने यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण का चैप्टर निकालो आप, ये रहा क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमने हेडिंग दी है, यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से रीतिवाचक को अच्छे से मेंशन किया है, और उसी में से सीधा सीधा नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो यह है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। नहीं किसी भी चीज के लिए अगर अपन मना कर दें तो वो निषेधवाचक क्रिया विशेषण के अंदर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब एक बार उस गाने को आप, उस गाने के लिरिक्स वापस अपने हिसाब से बनाओ कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो 7 रत्नाकर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ठीक है। तो ये अपना जो इन्फ्यूजन नोट्स का 72 नंबर पेज है, इसके अंदर समुद्र है और उसके पर्यायवाची है। जलादि, सागर, सिंधु, प्योदी, रत्नाकर, ये यहाँ पर रत्नाकर लिखा हुआ है, यही इस एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, मेघ और मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेघ का मतलब तो होता है बादल, मेघ गरजे इसका मतलब बादल गरजे। मेद का अर्थ होता है यज्ञ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। दोनों चीजें आपको अच्छे से मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी वो? तो आपको ये शब्द देखने हैं जहाँ पर 2-2 शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। इसके अंदर आपको ये मेघ मतलब बादल है यहाँ पर, और यहाँ मेद मतलब हवन या यज्ञ है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है। पेज नंबर 93 के सबसे टॉप में आप यहाँ पर देख लेना, ये दोनों चीज़ें मेंशन कर रखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो जो बांगरू भाषा है, बांगरू भाषा है वो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। एक्चुअल में जो बांगरू भाषा है वो हरियाणा की एक पश्चिमी भाषा है, हरियाणा की बांगरू, ठीक है। हरियाणा में एक जगह भी है बांगरू नाम की, तो ये हमने अच्छे से दिया है। पेज नंबर 2 यानी बुक शुरू होते ही उसके 2 नंबर पेज को जब आप ओपन करोगे, ठीक है, इसके अंदर पश्चिमी हिंदी लिखा हुआ है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के भाग लिखे हुए हैं, खड़ी बोली लिखी हुई है, जिसके अंदर एक हरियाणवी भाषा लिखी हुई है, उसका अन्य नाम बांगरू दे रखा है। तो आपको क्या चाहिए, यही तो पूछा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन से हैं वो देखना है।
तीसरा वाक्य शुद्ध वाक्य है, वह ऑफिस में बेटा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, तो चलते हैं कहाँ पर है क्रिया। जो पिछला वाला क्वेश्चन था इसके अंदर जो बाकी 3 ऑप्शन है गलत है, वो क्रिया गलत लग रही है इस वजह से है। तो क्रिया संबंधी विकार कौन कौन से होते हैं, इसमें शुद्ध वाक्य कौन से, अशुद्ध वाक्य कौन से हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखा है मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, ये अशुद्ध वाक्य है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, ये शुद्ध वाक्य है। तो इसके अंदर क्रिया संबंधी विकार थे, क्रिया संबंधी विकारों के लिए हमने एक अलग से पैराग्राफ दे दिया है पूरा, इसमें से एक क्वेश्चन कवर हो रहा था। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है रक्त रंजित। हमने यहाँ पर दे रखा है 104 नंबर पेज पे। हमने हिंदी में तो सारे एग्जाम्पल तक मिला दिए हैं। ठीक है, रक्त से रंगा या लथपथ रक्त रंजित कहलाता है, और ये एग्जाम्पल दे रखा है तत्पुरुष समास के अंदर हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोक्स का विलोम शब्द क्या है, तो प्रोक्स का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। प्रोक्स का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। सर हमें यह पता चल जाए कि प्रोक्स का मतलब अप्रत्यक्ष होता है, तो फिर तो हम इसका राइट ऑप्शन प्रत्यक्ष निकाल ही देंगे। तो जो प्रत्यक्ष ना हो उसको प्रोक्स या अप्रत्यक्ष बोलते हैं। और बताइए, प्रोक्स को अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ये चीज हमने इस पर शब्दों में अथवा लगा के लिखी है, क्योंकि ये 3 स्टार थी, इंपॉर्टेंट थी। सर इतने अच्छे क्वेश्चन कैसे बैठ रहे हैं, ये नोट्स ऐसे कौन बनाता है, जो एग्जाम पे सेट करता है, पेपर सेट करता है, वो तो नहीं बनाता। नहीं, वो नहीं बनाता, हमारी इन्फ्यूजन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम इनको बनाती है। प्रत्येक लाइन को डालने का कुछ ना कुछ आधार होता है, वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर रिपीट हुई होती है, या आगामी एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट होती है। प्रत्येक चैप्टर के अंत में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, जिनको आप कवर कर लेना। उसका क्या फायदा होगा, जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो उसके बाद में उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाने से आपको एक मोटा मोटी आइडिया ये लग जाता है कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा तो है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से मुझे चीज़ें कितनी याद हुई है, इनमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं कितने क्वेश्चन कवर कर पाऊंगा, उसकी मदद के लिए। और पुराने पेपर के लिए आपको अलग से बुक नहीं खरीदनी है। वो क्यों नहीं खरीदनी है, जैसे कि आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, उसके अंदर नदियाँ टॉपिक लिखा हुआ है, और गंगा नदी उसके अंदर टॉपिक लिख रखा है। तो गंगा नदी से यूपी पुलिस कांस्टेबल में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए वो उस टॉपिक के नीचे वहां पर मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो टॉपिक है उसकी महत्वता क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी कि एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आप टाइम मैनेजमेंट भी उस हिसाब से करोगे, क्योंकि जिस टॉपिक में से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक को जितना डीप पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा होगा। क्योंकि जिन टॉपिक में से एक आधा क्वेश्चन आता है कभी कभार नहीं आता है, उसको लेकर बैठोगे तो आपका केवल टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो ब्याज। हिस्सा यानी भाग, भागना और बांटना, इसके अंदर भाग शब्द है, लेकिन ब्याज के अंदर भाग शब्द नहीं है। ये हमने कहां पर दिया है, ये हमने यहां पर दिया है। ज्ञान शब्द और पर्यायवाची जो शब्द है इसके अंदर अंग लिखा है, अवयव, भाग, हिस्सा, अंश, खंड, ये सारी चीजें दे रखी है, और इनके अंदर कहीं भी आपको ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। मानसरोवर मुंशीदास प्रेमचंद की एक बहुत ही शानदार रचना है, जिसको आप जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में लग जाओ तो इसको पढ़ना। मानसरोवर प्रेमचंद की, कहां पर लिखा हुआ है, अध्याय नंबर 31 देखना, पेज नंबर 164 देखना, जीके की बुक में देखना, है ना। उसके अंदर कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं नाम से एक टॉपिक मिलेगा, जिसके अंदर सबसे पहली हेडिंग हमने लगाई है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, जिसके अंदर स्पष्ट शब्दों में मानसरोवर लिखा हुआ है। इसके आगे आपको तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं, रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं, चंद्रवरदाय की जो भी रचनाएं हैं, देवकी नंदन की जो भी रचनाएं हैं, सारे जो भी महादेवी वर्मा हो गई, जो भी अच्छे अच्छे लेखक और कवि हैं, उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको हमने एक जगह दिया है। आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इनको देख लेना। अगला क्वेश्चन, अब बात होती है रीजनिंग मैथ की। रीजनिंग मैथ में भी क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग मैथ में ज़्यादातर नोट्स और बुक्स में क्या होता है कि हमारी में से क्वेश्चन तो आए हैं लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहे हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा, इसके अंदर ऑप्शन सेम मिलेंगे, क्वेश्चन सेम मिलेगा। अगर रीजनिंग में कोई ऐसा कंटेंट दे रहा है तो आप कंटेंट का लेवल आप चेक कर पा रहे होंगे। कैसे, शेर, माद और खरगोश लिखा हुआ है, राइट ऑप्शन है बिल। इन्फ्यूजन नोट्स में रीजनिंग की बुक निकालोगे आप, 179 नंबर पेज देखोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज नाम से एक हेडिंग मिलेगी, जिसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे, शेर, माद और खरगोश। यहाँ पर क्या दे रखा है, शेर, माद और खरगोश, शेर, माद और खरगोश, और यहाँ पर क्या दे रखा है, शेर, माद और खरगोश। अब बताइए
रीजनिंग के क्वेश्चन एज इट इज नोट से छपे हैं, इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ चीजें लिख रखी हैं, इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो इसके अंदर टाइप 5 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं पेज नंबर 186 के अंदर, इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझाया गया है। मैथ और रीजनिंग के अंदर हमने एक नया फॉर्मूला निजात किया है, क्या है, प्रत्येक मैथ के क्वेश्चन को हम 3 तरीके से समझाएंगे। एक होगा जो एडवांस बच्चे हैं मैथ के अंदर, जिनका बैकग्राउंड मैथ है, मैथ को अच्छे से समझ पाते हैं, उनको हम डायरेक्ट चीज़ें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डिलीवर करेंगे। इसके अलावा दूसरा टाइप क्या मिलेगा इसके अंदर, जो लर्नर बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको हम बेसिक से जीरो से 100 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, यानी बेसिक टू एडवांस प्रत्येक चीज़ को बताएंगे। जैसे औसत टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले औसत के बारे में हर चीज़ बताएंगे, उसके बाद में जो भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में अच्छे से बताएंगे, फिर उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस में उतारेंगे। तीसरा आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वनडे एग्जाम में ज़्यादातर कारगर साबित होता है मैथ को लेकर, वो क्या है, रिवर्स मेथड से भी हम आपको क्वेश्चन कवर करवाएंगे। उसके अंदर क्या होता है सर, उसके अंदर जैसे ये रीजनिंग का या मैथ का कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन को पकड़कर आप उस क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हो, उसको रिवर्स मेथड बोलते हैं। और उस मेथड से भी हमारी टीम ने सारे क्वेश्चन को कवर किया है। तो 3 फॉर्मेट में आपको मैथ की बुक मिलेगी, जिसको आप, जो बच्चा एडवांस लेवल का है वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जो मीडियम लेवल का बच्चा है वो 0 से एडवांस लेवल के लिए उसका फॉर्मूला नंबर 2 होगा, और फॉर्मूला नंबर 3 उनके लिए होगा जो मैथ की समझ बिल्कुल कम रखते हैं और उनको रिवर्स फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैथ का भी वो शानदार कंटेंट है। अब मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन है उनको मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ, इसके बाद में इस एग्जाम की अपनी प्रॉपर रणनीति क्या रहेगी इस वीडियो के अंत में देखेंगे, ठीक है। वेन आरेख वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 228 के अंदर। ये यहाँ पर 11 नंबर जो क्वेश्चन है एज ए टीज क्वेश्चन आया है, इसको आप देख लेना। इसके अलावा जो एक्स की आकृति है उसका सही दर्पण छवि पूछी थी इसके अंदर, ठीक है। तो हमने दर्पण प्रतिबिंब नाम से एक अलग से चैप्टर दिया है, उसकी एक अलग से हेडिंग दी है। दर्पण प्रतिबिंब के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वर्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वर्त पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। राइट ऑप्शन तो था ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर ये चीज़ें सारी सेम मिल जाएगी। इनको कैसे कैलकुलेट करना है उसका मेथड इसके नीचे दे रखा है, ठीक है। अब उनकी जगह, पुरुष की जगह यहाँ पर खिलाड़ी हो सकता है, बाकी चीजें सेम है। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो इसको सोल्व करना था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि एक्स का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ ये है, तो इनको सोल्व करो। सेम क्वेश्चन है एज इट इज। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज गिनने थे इसके अंदर, ये हमने अच्छे से यहाँ पर आपको पूरा एक पेज देके त्रिभुज गिनवाए थे। त्रिभुज की गणना कैसे करनी है वो सारा मेथड हमने दिया था, और क्वेश्चन नंबर 8 इसका प्रैक्टिस सेट के लिए हमने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जाता है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो हमने ये क्या दिया है, दिशा परीक्षण के लिए एक अलग से पेज दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ठीक है। निम्नलिखित, हमने पहले एक क्वेश्चन दिया था और नीचे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, ये क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन छपा था। अगला क्वेश्चन, तर्क और उससे नीचे क्या दे रखा है, कथन दे रखा है, उनमें से कौन सा कथन मजबूत है वो बताना था। तो हमने एक अलग से इसके लिए चैप्टर दिया था, कथन एवं तर्क। इसके अंदर हमने क्या दिया था, प्रबल तर्क के लक्षण क्या होते हैं और निर्बल तर्क के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। 2 हेडिंग हमने अलग अलग दी थी। ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चनों को करने के लिए, ये इन्फ्यूजन नोट्स की पॉइंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसको पूरा करेगा। तो ये हमने क्या दिया है, सेम क्वेश्चन छपा है एज इट इज, इसको देख लो आप। पेन भी कंफ्यूज हो गया, चलूं या नहीं चलूं, क्योंकि सारे सही हो रहे हैं तो क्या चलना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वे शब्द ढूंढे। इसके लिए 100 मैथ रीजनिंग की 162 नंबर शीट आप निकालना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख रखी है, सेम एज इट इज क्वेश्चन लिखा गया है कि जो ये शब्द है उसमें से कौन सा शब्द बनेगा, उसके अंदर नहीं बनेगा, ये पूछा था। क्वेश्चन एज इट इज था, इसके अंदर बनेगा और नहीं बनेगा। हमने सोल्व इसको इतने अच्छे तरीके से किया है कि आप कोई से भी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसको राइट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में
वे सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साहब श्रृंखला, हमने श्रृंखला की पूरी एक एक्सरसाइज सीट बनाई थी, 169 नंबर पेज पर मिलेगी वो सीट आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एज इट इज इसी फॉर्मेट के अंदर है, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कथन दे रखा है और उसके अंदर धारणाएं दे रखी हैं। वो धारणाएं उस कथन के अंदर अंतर्निहित है या नहीं, दोनों में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, कथन, मान्यताएं और पूर्व अनुमान, इसके लिए हमने अच्छे से व्याख्या की है। आपको इसमें क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से हमने इस पेज में व्याख्या की है। 276 नंबर पेज को आप देख लेना, और हमने कथन एवं मान्यताओं या पूर्व अनुमान को लेकर एक पूरा पैराग्राफ दिया है। अगला क्वेश्चन, पसंद चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को खोजें। माँ बच्चा, बादल के आगे क्या आएगा, तो माँ है वो बच्चा उत्पन्न करती है, तो बादल बारिश उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ पर हमने अच्छे से इन क्वेश्चनों को आपको करवाया था। ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन वही है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है और अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर किस दिशा में है, तो उसके लिए ये चीजें कवर हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको विषम को ढूंढना है, ठीक है। उत्पीड़न, परेशान और दुख, इन तीनों में एक ही भाव है। दुखी आदमी है, उत्पीड़ित आदमी है, परेशान आदमी है। तोड़फोड़ एक अलग भाव रखने वाला है, तो इसके अंदर विषम तो तोड़फोड़ होगा। विषम के लिए हमने अलग से विषम कैसे छांटना है उसका तरीका हमने आपको टाइप नंबर 4 के अंदर अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में वे सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। और इसके लिए आप पेज नंबर 169 खोलोगे अपने नोट्स का, और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन देखोगे, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखो जीके में तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से होती है, तो वो तो मैंने आपको अच्छे से बता दी कि यहाँ पर इस पेज को देखना। इसके अंदर टाइप कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा के अंदर इस शब्द को ऐसा बोला जाता है, तो इस शब्द को क्या बोला जाएगा, तो इसके लिए हमने इसको इस रूप से करना है आपको, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है। और इसका गोल्ड को ऐसा बोलते हैं, तो विंड को क्या बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रोहित सुरेश के किस प्रकार संबंधित है, तो भांजा लगता है, ठीक है। अब कैसे लगता है वो तो आपको निकालना पड़ेगा, इतने रिश्ते खंगालने पड़ेंगे, लेकिन रिश्ते नाते आजकल चलते नहीं है। जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे तो आपके लिए कोई रिश्ता नाता मायने नहीं रखता है। और जिस दिन सिलेक्शन आप ले लोगे ना, तो ये सारे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होते हैं रिश्ते, कभी किसी से कोई रिश्ता बना ही नहीं, तो अभी आप असफल हो। जिस दिन सफल हो जाओगे ना, उस दिन ये रिश्ते तो आपको पता लग जाएगा। ये रिश्ता वाला चैप्टर उसी दिन आपका क्लियर होगा अच्छे से, क्योंकि उस दिन नए नए रिश्तेदार आपके पास आएंगे, ठीक है, कि हमारा आपसे ये रिश्ता है। या आप कुछ ना कुछ बड़े अधिकारी बन गए ना, तो फिर तो गांव वाले भी आपसे रिश्ते जोड़ेंगे कि वो हमारे गांव का है, वो हमारे मामा कैसा लगता है, बुआ कैसा लगता है। आप भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने मामा है मेरे, ठीक है। कई बार तो ऐसा लगने लग जाता है जैसे बाप भी 3-4 है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ये आकृति के अंदर हमने इतनी आकृतियों के साथ आपको एक्सरसाइज करवाई थी, और ये आकृति सीधी सीधी एग्जाम के अंदर आई थी। अगला क्वेश्चन हल करना है, इसको सरलीकरण का क्वेश्चन था, और सरलीकरण का हमने चैप्टर नंबर 3 दे रखा है मैथ के अंदर, जिसके अंदर जो बोर्ड मास का नियम है, उस बोर्ड मास के नियम से ये क्वेश्चन होने वाला था। बोर्ड मास के नियम को अच्छे से समझाया गया है, और इसके बाद में ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, तो 35 उम्मीदवार हैं टोटल, ठीक है। उम्मीदवारों वाला क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा आपको, तो क्रम व्यवस्था के अंदर मिलेगा, ठीक है। रैंक सिस्टम चैप्टर नंबर 11 है अपने नोट्स में, पेज नंबर 222 पर मिलेगा। यहाँ पर ये सेम सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये विद्यार्थी है, बाएं से 15वें बेटा है, दाएं से 11वें बेटा, तो संख्या ज्ञात कैसे करें, इस फॉर्मूले से होगी। इस फॉर्मूले को यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस किया गया है। गनाप से रिलेटेड क्वेश्चन था, गनाप के कलर पूछे गए थे, गनाप को लेकर अलग से चैप्टर है, और इसके अंदर आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वे शब्द ढूंढे। यानी इस शब्द का उपयोग करके इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। सेम क्वेश्चन दे रखा है कि इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनेगा, कैसे बनाना है, इसको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन है और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है।
आपको यहां पर देखना है कथन और वो अनुसरण करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर हमने एक अलग से अपना खुद का इन्फ्यूजन नोट्स का एक फॉर्मेट तैयार किया था, अपने एक ट्रिक तैयार किया था, उसमें से एक क्वेश्चन आया है और ये इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो एडी में एडी से कौन संबंधित है, तो दादी, ये पोती इसका राइट ऑप्शन होगा, दादी क्या पोती। और ये कहाँ पर आएगा, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बी दोनों सी के बच्चे हैं, सी ए के पिता है परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो बी सी का क्या संबंध है, ठीक है, तो इसकी व्याख्या की गई है। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वे विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन था। इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में 239 नंबर जो पेज है, इसके अंदर यहाँ पर अक्षरों तथा संयोजनों का दर्पण प्रतिबिंब लिखा हुआ है, उसके अंदर जो बड़े अक्षर है उनका दर्पण प्रतिबिंब बताया गया है कि बड़े अक्षर ए का दर्पण प्रतिबिंब ये होगा, एन का ये होगा, और बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब ही पूछा है, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा इस इंडेक्स में से आया था। अगला क्वेश्चन है, पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये रहा। इसको लेकर इन्फ्यूजन नोट्स ने 248 नंबर पेज पर कागज को काटने से, कागज को मोड़ने से कौन कौन सी आकृतियां बनती है, वो सारी आकृतियां यहाँ पर मेंशन की है। अगला क्वेश्चन, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुवार रेखा पर मोड़ने पर कौन सा पैटर्न दिखाई देगा, तो ये देख लीजिए, कागज को मोड़ना व काटना नाम से चैप्टर नंबर 17 हमने अलग से चैप्टर दिया था और इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप इस चीज़ से ये आइडिया लगा सकते हो कि जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम है वो सिलेबस को कितने डिटेल तरीके से एनालिसिस करती है। कोई भी वैकेंसी आती है उसके नोट्स तैयार करने से पहले हम उस वैकेंसी के जितने भी पुराने पेपर हैं और उसका जो भी बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझते हैं, और हमें लगता है ना बारीकी से समझने के बाद फिल्टर करने के बाद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम उसका अलग से चैप्टर बना देते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 17 कागज को मोड़ना है काटना, ये आपको किसी भी बुक या नोट्स के अंदर चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से मेंशन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, तो इनको जब आप अरेंजमेंट में लाओगे तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये अरेंजमेंट के लिए निर्देश 1 से लेकर 20 तक पढ़ लेना, पेज नंबर 202 के, इनको लाना समझ जाओगे। 20 निर्देश है, इसके अंदर कम से कम 40 ऐसे क्वेश्चन हैं, सेम एज ए टीज क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको क्रम से इनको सीक्वेंस करना था, और इसी फॉर्मेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, वह आकृति चुनना है जो अन्य से भिन्न है, बिना आकृति चुनना है, तो आकृति के लिए समान आकृति चैप्टर नंबर 14 है, जिसके अंदर पूर्ण रूप से असमान आकृति नाम टाइप नंबर 3। ये जो चैप्टर नंबर 14 है उसके टाइप नंबर 3 में से एक क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी थी, ये क्वेश्चन आप देख लो। अधूरा काम करना अलग से हमने एक टॉपिक दिया है और इसमें से ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वर्तमान वेतन पूछा है, अनुपात दे रखा है और वर्तमान वेतन पूछा है, तो आय और व्यय पर आधारित एक क्वेश्चन था, और आय व व्यय पर आधारित प्रश्न के लिए हमने एक अलग से टाइप 8 दिया है, हमारे पेज नंबर 49 पर मिलेगा। जो मैथ का 49 नंबर पेज है, मैथ के नोट्स का 49 नंबर पेज है, इस पर आप टाइप नंबर 8 देखोगे, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न हमने बताए हैं अलग अलग तरीके से, उनमें से एक क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के, एक तो ये बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, की संख्या जो 48 है का 2/3% है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, इसमें ऐसा पूछा है। तो इसको लेकर हमने चुनाव के अंदर टोटल मतदाताएं कितने, केवल यहाँ पर वहाँ पर छात्र लिखा हुआ है, यहाँ पर मतदाता लिखा हुआ है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सरल करना है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, और ये दबा के एग्जाम्पल दे रखे हैं पेज नंबर 28, 29, 30 और 31 पर, इन 4 पेजों को आप देखना, इसके अंदर सरलीकरण को अच्छे से, प्रत्येक चीज को सरलीकरण के अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। नीचे एक समीकरण दे रखा है जिसके अंदर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया था। तो ऐसा भी हमने सेम सा क्वेश्चन छापा है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देख लेना, यहाँ पर हमने पूछा है यहाँ प्रश्न मार्क की जगह क्या आएगा। हमारा वाला तो और भी क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का था, वो तो बहुत ईजी था, जिनको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। 6 संख्या का औसत है, औसत चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 12 और 18 देख ले, पेज नंबर 82 और पेज नंबर 84 पर। जो मैथ के पेज नंबर 82 और 84 है उसके अंदर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 18 आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन,
एक वस्तु का निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मूल्य कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत पूछा है, इसके अंदर लाभ प्रतिशत को लेकर देखिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ऐसे 25 क्वेश्चन अपने इस नोट्स के अंदर है, लाभ हानि वाले चैप्टर में और प्रतिशत वाले के अंदर सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात करनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट होगा। पेज नंबर 61 खोलोगे आप मैथ का, इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस नाम से जो चैप्टर है, इसके अंदर शुरू में जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट अपने इन क्वेश्चन से मैच करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आर का लाभ पूछा है कि 3 लोगों ने साझेदारी के साथ कोई व्यवसाय को शुरू किया है, इतने इतने प्रतिशत उनकी हिस्सेदारी है, तो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 देख लेना, पेज नंबर 54 को ओपन करके, पेज नंबर 54 को ओपन करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप चेक कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और वर्गाकार मैदान के चारों तरफ दौड़ता है, तो ये वर्ग वाले क्वेश्चनों के अंदर अच्छे से मेंशन कर रखा है। पेज नंबर 118 आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 4 लड़के और 6 लड़कियां हैं, कार्य वाला है। ठीक है, कि कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेंगे, तो पेज नंबर 124 और पेज नंबर 129 के बीच में इन चीज़ों को अच्छे से मेंशन कर रखा है। ठीक है, आरेख है जिसके अंदर भारत यानी सबसे बड़ा भारत हो गया, उसके अंदर गुजरात है, गुजरात के अंदर सूरत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये आकृतियां यहाँ पर अच्छे से समझा रखी है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11, अगला क्वेश्चन, सरल करना है इसको, और इसके लिए सरल करने के तरीके मेथड सारे 3 विधि से दे रखे हैं इस पेज के अंदर, जिनको आप कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। करंट के कुछ 2-3 क्वेश्चन ही आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन उम्मीद है जो आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है इसके अंदर और क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा। उनके लिए क्या करना है, ये पेपर तो कब बना था उसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये आइडिया पक्का है 3 महीने बाद अगर एग्ज़ाम है तो पेपर तो अभी बनेगा। बोर्ड को ये तो नहीं पता था कि पेपर आउट होगा। ठीक है, तो अब पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस बार करंट अफेयर में से क्वेश्चन और ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसको कवर करने के लिए आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है। डेली करंट अफेयर के नाम से अपनी एक यूट्यूब पर क्लास आती है, जिसको आप प्रतिदिन देख लेना, 15 मिनट आप निकाल देना, जिसमें डेली के करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक्स जीके अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे, तो उस क्लास को आप जरूर देख लेना। इसके अलावा अब आपको नोट्स खरीदने हैं या नहीं वो आप पर डिसाइड करता है, क्योंकि मैंने तो 98 क्वेश्चन विथ पेज और विथ प्रूफ दिखा दिए हैं। हो सकता है आपने ये नोट्स खरीद रखे होंगे, तो आप इनको देख लेना। पेज नंबर नहीं खरीद रखे हैं, अगर किसी की ऐसी इच्छा हो रही है कि सर इसके नहीं खरीद रखे हैं हमने और हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, तो इसके लिए आप नोट्स ऑर्डर कर लेना। जैसे ही आप नोट्स ऑर्डर करोगे आपके पास पहुंचे, अगर आपके पास ये 98 क्वेश्चन नहीं मिले उनके अंदर, तो आप उनको वापस रिटर्न कर देना। आगामी एग्जाम के अंदर ज़्यादा आपको कुछ ही नहीं पढ़ना है, ये 3 बुक पढ़ लेना। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन था 3 जनवरी को अपन ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये अगला एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और था, जिसको अपन ने 16 जनवरी को पढ़ा था, और 11 नंबर 16 जनवरी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये तो फ्री पीडीएफ है, 16 जनवरी की आप पीडीएफ निकालना, हमने टेलीग्राम पर भेज रखी है, उसमें 11 नंबर टॉपिक देखना, इस पर अच्छे से ये चीज़ें मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये 3 बुक है, जिसके अंदर भाग फर्स्ट होगा उसके अंदर सामान्य हिंदी और दैनिक विज्ञान होगा, भाग सेकंड के अंदर भूगोल, इतिहास, राजव्यवस्था और जो भी यूपी का जीके होगा वो होगा, और भाग 3 के अंदर गणित और रीजनिंग होगी। ठीक है, 100% गारंटेड सिलेक्शन की गारंटी। अगर आपने ये नोट्स पढ़े तो इस क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद है। पेपर सीरीज एफ के 3 था जो हमने अभी मैच किया है, 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ था। ठीक है, इन नोट्स को खरीदने का तरीका क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी और कुछ व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे जिनसे आप हमारी टीम से बात कर लेना, वो आपको नोट्स पहुंचा देंगी। बहुत ही जीनियन रेट पर है, अभी इस पर ऑफर चल रहा है। ऑफर के साथ आपको एक मैनेजमेंट सीट अलग मिलेगी और टेस्ट सीरीज अलग मिलेगी। इसके अलावा एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखा गया है, जो प्रत्येक बच्चे के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल कुछ ना कुछ होगा। इसके अलावा अगली बार अगर आप किसी भी वैकेंसी के नोट्स खरीदते हो तो इस पर आपको कुछ एक कूपन कोड भी दिया जाएगा, जो कि आप जिस ये नोट्स परचेज करोगे तो उसके साथ आपको कूपन कोड मिलेगा, जिसको आप आगे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स है, सिलेक्शन पक्का करने के लिए कन्फ्यूजन छोड़िए और इन्फ्यूजन चुनिए। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।